उदय और उसके 3 दोस्त बहुत ही शानदार कबड्डी प्लेयर्स हैं, लेकिन अचानक वो एक क्राइम में फंस जाते हैं। बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि खुद की जान बचाने के लिए उन्हें इलाके के गॉड फादर का सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो शानदार कबड्डी प्लेयर से खतरनाक किलर्स बन जाते हैं। आगे उनकी जिंदगी में क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक मेले से होती है, जहाँ रंग बिरंगे कार्यक्रम चल रहे थे। वहाँ उदय, जिसका नाम बाल्टी भी है, और उसकी टीम किसी पर नजर रख रही होती है। इसके बाद वो सभी मुंह ढककर एक घर में घुसते हैं, जहाँ उन्होंने पहले से ही कुछ तेज हथियार छिपा कर रखे थे। हथियार उठाकर जैसे वो अंदर जाते हैं, वहाँ मौजूद एक औरत डर जाती है। तभी एक आदमी उनसे भिड़ने आता है, लेकिन उदय और उसकी टीम मिलकर उसे मार डालती है। इसके बाद वो तुरंत हथियार एक जगह जमा करते हैं, कपड़े बदलते हैं और वापस मेले में जाकर सब लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उदय और उसकी टीम ने उस आदमी को क्यों मारा, ये आगे पता चलेगा। अब कहानी जाती है 6 महीने पहले। वेलम पालायम इलाके के लड़के शरीर पर कालिख लगाकर मेले के लिए चंदा मांग रहे थे। वो रघु नाम के एक अमीर आदमी के घर चंदा मांगने जाते हैं। रघु और उसके दोस्त चंदा देने से मना कर देते हैं, तो एक लड़का अपने कालिख लगे हाथ से दीवार पर छाप लगा देता है। इसे रघु गुस्से में आकर उस लड़के की पिटाई कर देता है। लड़के ये बात उदय को बताते हैं। उदय अपनी टीम और लड़कों के साथ रघु के घर पहुंच जाता है। रघु कहता है कि तू बीच में मत पड़, लेकिन उदय बिना कुछ सुने अपने कालिख भरे हाथ दीवार पर छाप लगा देता है। बाकी सब भी पूरे घर में हाथों के निशान बना देते हैं, जिससे बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी पुलिस आकर मामला संभालती है और उदय की टीम को भेज देती है। पुलिस रघु से कहती है कि ये बात अपने पिता को ना बताए। रघु अपने दोस्तों से कहता है कि मौका मिलते ही उदय को मारेंगे। तभी उदय एक ट्रक लेकर रघु के घर के सामने आता है। ट्रक में उसके सभी दोस्त हैं और वो रघु के घर पर रंगों से हमला कर देते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है। यही हम उदय की टीम के सदस्यों का नाम पता चलता है, रमेश, मणि, प्रदीप और उदय खुद। इनकी एक कबड्डी टीम है। अगले सीन में कबड्डी का मैच दिखाया जाता है। उदय की टीम पंचमी राइडर्स शुरुआत में भैरव की टीम से पिछड़ जाती है, लेकिन बाद में जबरदस्त खेल दिखाकर मैच जीत लेती है। उदय और उसकी टीम हमेशा साथ रहती है। उदय कावेरी नाम की एक लड़की को पसंद करता है, जो बाजार में फूल बेचती है। उदय हमेशा बाजार जाकर उसे ध्यान से देखता रहता है। कावेरी सामने से तो ध्यान नहीं देती, लेकिन उदय के जाते ही उसे मुड़कर देखती है, जिससे साफ पता चलता है कि वो भी उदय को पसंद करती है। इसके बाद एक माँ और उसके बेटे को दिखाया जाता है, जो भैरव के घर आते हैं। उन्होंने भैरव से काफी कर्ज लिया था, जिसे वो चुका नहीं पाए थे। औरत बताती है कि वो अपनी जमीन बेचकर कर्ज चुकाने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर भैरव अपने खास आदमी मुथु से कहता है कि इन्हें जाने दो, लेकिन मुथु उन्हें जाने नहीं देता। उल्टा वो औरत के पति को उसके छोटे बेटे के सामने कपड़े उतरवा कर खड़ा कर देता है, जिससे माहौल बहुत बिगड़ जाता है। भैरव मामला शांत करने की कोशिश करता है और अपने आदमियों से पैसों का हिसाब करने को बोलता है। मुथु बोर्ड पर हिसाब लिखकर बताता है ये टोटल कर्ज 5 लाख था, लेकिन ब्याज मिलाकर अब 11,79,000 हो चुका है। इतने पैसे सुनकर औरत घबरा जाती है और कहती है वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। भैरव उन्हें 1 महीने का वक्त देता है और चेतावनी देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो उसके पति को सबके सामने नंगा करके पिटवाएगा और कोई उसे बचा भी नहीं पाएगा। इतना कहकर वो उन्हें भगा देता है। भैरव इस इलाके में सूद का धंधा चलाता था और उसके अलग अलग पैकेज हैं। समय पर पैसा न देने पर उसके गुंडे हमला कर देते हैं। मुथु और मूर्ति 2 भाई हैं और भैरव के खास आदमी हैं। पुलिस सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाती। भैरव की अपनी एक कबड्डी टीम भी है, जिसे मूर्ति संभालता है। यही टीम आज उदय की टीम से हारी है। मूर्ति इस हार से बहुत गुस्से में था, लेकिन भैरव तो इसे बस नॉर्मल मानता है। अब कावेरी के भाई प्रदीप को दिखाया जाता है। प्रदीप भी उदय की टीम में खेलता है और बाहर भी मैच खेलता है। एक ट्रॉफी जीतकर जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि मुथु वहां पर आया हुआ था। प्रदीप ने भी भैरव से कर्ज लिया था और समय पर चुका नहीं पा रहा। मुथु पैसे मांगता है तो प्रदीप मैच में जीते हुए पैसे उसे दे देता है। दूर से कावेरी ये सब देख लेती है और पूछती है कि वो कौन था और उसे पैसे क्यों दिए। प्रदीप उसे इस सब में ना पड़ने की सलाह देता है। इसके बाद सोडा बाबू की एंट्री होती है, जो ब्याज का धंधा चलाता है और भैरव का दुश्मन है। सोडा बाबू का बिजनेस छोटा है और वो बॉर्डर इलाके के कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट करता है, जैसे 1000 रुपए देकर एक हफ्ते में 1500 रुपए लेना। सोडा बाबू के पास सोडा की एक फैक्ट्री भी है, जो उसे पिता से मिली थी। विक्की उसका खास आदमी है। अगले सीन में चारों दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। अचानक कुमार कहता है क्या तुम लोग पैसों के लिए किसी दूसरी टीम से खेलोगे। सोडा बाबू एक मैच में 10,000 रुपए देने को तैयार है। उदय मना करता है कि वो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुमार कहता है कि उसे पैसों की जरूरत है और वो सोडा बाबू को हाँ बोल चुका है। तभी रेस्टोरेंट में भैरव की कबड्डी टीम के हारे हुए खिलाड़ी आ जाते हैं और उदय की टीम को घेर कर परेशान करने लगते हैं। जल्दी ही उदय और उसकी टीम समझ जाते हैं कि ये लोग हमला करने आए हैं। अब दोनों पक्षों में जबरदस्त मारपीट होती है और उदय की टीम उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर देती है। उन्हें शक होता है कि ये सब मूर्ति ने करवाया था, इसलिए वो सीधे भैरव के घर पहुंच जाते हैं और मूर्ति से जवाब मांगते हैं। जब भैरव को पता चलता है कि यही पंचमी राइडर्स के खिलाड़ी हैं, तो वो उन्हें बहुत सम्मान करता है और उनकी खातिरदारी करता है। भैरव पूछता है कि क्या वो किसी और टीम से खेलते हैं। कुमार तुरंत कह देता है हाँ वो खेलते हैं। भैरव उन्हें अपनी टीम से खेलने का ऑफर देता है। कुमार बताता है कि वो पहले ही एक टीम के साथ डील कर चुके हैं। भैरव कहता है कि वो उन्हें डबल पैसा देगा। उदय सोचने का
का समय मांगता है तो भैरव 3 गुना पैसा देने की बात करता है। सब हैरान रह जाते हैं। उदय साइड में जाकर कुमार से कहता है कि तूने जो सोडा बाबू को जबान दी थी उसका क्या? कुमार कहता है वो सोडा बाबू को संभाल लेगा क्योंकि यहाँ एक मैच के 30,000 रुपए मिल रहे हैं। इसके बाद वो भैरव की टीम से खेलने के लिए हाँ कर देता है। तब भैरव बताता है कि आने वाले टूर्नामेंट में उनका पहला मैच सोडा बाबू की टीम के खिलाफ ही है। सूद के धंधे में सिर्फ भैरव और सोडा बाबू ही नहीं बल्कि गौरी माँ भी है जो कि एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है और उसे सब जी माँ कहते हैं। जी माँ पहले सेक्स वर्कर थी लेकिन अब उसका अपना ब्याज का बड़ा बिजनेस है। वो भैरव की एक बड़ी जमीन हथियाने में सोडा बाबू की मदद कर रही है। मैच के दिन जीमा भी खेल देखने पहुंचती है। सोडा बाबू जब देखते हैं कि उदय की टीम उनके खिलाफ भैरव की तरफ से खेल रही है तो वो बहुत भड़क जाते हैं और अपने गुंडों से कहते हैं कि मैच के बाद इन्हें सबक सिखाना होगा। सोडा बाबू की टीम में कावेरी का भाई प्रदीप भी खेल रहा था। मैच शुरू होता है और सोडा बाबू की टीम आगे निकल जाती है। जब उदय रेड डालने आता है तो उसकी नजर ऑडियंस में बैठी कावेरी पर पड़ती है। कावेरी को देखकर उदय एक पल के लिए खो जाता है और पहला पॉइंट हार जाता है। उसके दोस्त उस पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि कावेरी को दिखा दे कि तू कितना बेहतरीन खिलाड़ी है। इसके बाद उदय शानदार खेल दिखाकर मैच जीत लेता है। जीत के बाद उदय खुशी खुशी कावेरी के पास जाता है। कावेरी मुस्कुराते हुए कहती है खेलते खेलते अचानक रुक क्यों गए थे? उदय पूछता है अचानक मेरी नजर तुम पर पड़ी और देखा कि तुम भी मुझे ही देख रही हो, बस फिर मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। कावेरी इसके बाद कहती है आजकल तुम बहुत बिजी रहने लगे हो, बाजार में तो दिखते ही नहीं। उदय पूछता है बाजार आकर क्या करूं? कावेरी तब बताती है कि वो यहाँ सिर्फ मैच देखने नहीं आई थी। वो जाने लगती है फिर रुक कर कहती है तुम जो बाजार में मुझे देखने आते हो मुझे सब पता है। ये सुनकर उदय समझ जाता है कि कावेरी भी उससे प्यार करती है और उसे ही मिलने यहाँ पर आई थी। उदय मुस्कुरा देता है और दोनों के बीच प्यार की शुरुआत होती है और वो हर जगह साथ घूमने फिरने लगते हैं। इसी बीच भैरव के गुंडे सोडा बाबू की एक खास गाड़ी छीनने आते हैं लेकिन मार खाकर लौट आते हैं। भैरव को वो गाड़ी किसी भी कीमत पर चाहिए। उसका भाई मूर्ति कहता है कि सोडा बाबू बहुत खतरनाक होता जा रहा है इसलिए पुलिस से बात करके मामला निपटा लेना चाहिए, लेकिन भैरव किसी के आगे झुकने से मना कर देता है। तभी उदय और उसके दोस्त वहां आते हैं। भैरव उनसे कहता है कि तुम लोग तो सोडा बाबू की टीम से खेलने वाले थे ना, देखो मेरी गाड़ी लेने गए, मेरे आदमियों को उसने पीट कर भगा दिया। कुमार तुरंत कह देता है हम सोडा बाबू से बात करके गाड़ी ले आएंगे। कुमार की इस बात पर उदय उस पर गुस्सा होता है कि हर मुसीबत उसी की वजह से आ रही थी। मूर्ति डरता है कि अगर लड़के पिट कर चोटिल हो गए तो आने वाले टूर्नामेंट में क्या होगा, पर भैरव को यकीन है कि वो गाड़ी लेकर ही आएंगे। चारों दोस्त सोडा बाबू की सोडा फैक्ट्री पहुंचते हैं। कुमार जब सोडा बाबू से गाड़ी की चाबी मांगता है तो सोडा बाबू चाबी फेंक कर मारता है और अपने गुंडे विक्की को एक धारदार हथियार देकर कहता है कि अगर कोई गाड़ी को हाथ लगाए तो उसके हाथ काट देना। वो उन्हें भैरव का कुत्ता कहकर गाली भी देता है जो उदय को बहुत चुभती है। उदय तुरंत वही हथियार विक्की की गर्दन पर रख देता है और सोडा बाबू को धमकी देता है। जब सोडा बाबू के आदमी हमला करते हैं तो चारों मिलकर सबको पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। उसके बाद उदय सोडा बाबू को बांध देता है। उसके सामने ही सोडा पीता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है। गाड़ी सीधे भैरव के घर पहुंचती है। मूर्ति भैरव से कहता है पुलिस का फोन आया था, उन्होंने सोडा बाबू को पीट कर गाड़ी छीनी है, वो अब चुप नहीं बैठेगा। लेकिन भैरव चारों दोस्तों को अपने नए बैंक की बिल्डिंग में ले जाता है। वो उनसे कहता है कि मैं पैसों का धंधा करता हूँ इसीलिए एक छोटा बैंक खोल रहा हूँ, आज से तुम मेरे खास आदमी हो और ये गाड़ी तुम्हारी है। बाजार में ऐसी कई गाड़ियां हैं जो तुम्हें मेरे लिए लानी है। भैरव का खास आदमी मुत्थू पूछता है कि इतने गुंडे होने के बावजूद इन लड़कों को काम पर क्यों रखा, तो भैरव कहता है कि ये सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। चारों दोस्त दिन रात गाड़ियां छीनने लगते हैं जिससे सोडा बाबू और जी माँ की नींद उड़ जाती है। उदय इस काम में बिजी होकर घर जाना छोड़ देता है और भैरव के पैसे उड़ाता है। कावेरी को उदय गाड़ी छीनते दिख जाता है जिससे उसे शक होता है। एक बार पुलिस चारों को पकड़ती है तो भैरव खुद उन्हें छुड़ा लाता है क्योंकि वो अब उसके खास गुंडे बन चुके थे। बाद में उदय शर्म के मारे कावेरी से कतराता है और जब मिलने जाता है तो कावेरी भड़क जाती है। अगले दिन कुमार बाइक छीनते वक्त एक आदमी को मार देता है जो उदय को बुरा लगता है। भैरव उदय के दम पर इलाका हथिया लेता है पर सोडा बाबू उस जमीन पर कब्जा करता है जिस पर जी माँ की नजर थी। इसी बीच एक औरत बेटी के साथ भैरव के पास आती है और कर्ज चुकाने की बात कहती है। भैरव के इशारे पर मुत्थू अंदर का दरवाजा खोलता है जहाँ औरत का पति बिना कपड़ों के बंधा था। वो आदमी प्रदीप था। उदय आगे बढ़ता है पर कुमार रोक लेता है। सड़क पर आते ही प्रदीप का एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में कावेरी रोते हुए उदय से कहती है कि प्रदीप उसका भाई था और उसका एक पैर काटना पड़ेगा। वो उदय को भैरव का गुंडा कहकर ताना भी मारती है। ये बात उदय को चुभ जाती है। वो दोस्तों से कहता है कि अब वो भैरव के लिए काम नहीं करेगा। कुमार पैसों के लालच में बहस करता है पर उदय साफ मना करके माँ के पास सो जाता है। उधर सरकार ऑपरेशन कोबरा शुरू करके सोडा बाबू और जी माँ पर छापा मारती है। भैरव छापा तो रुकवा लेता है पर प्रदीप केस के चक्कर में बैंक ओपनिंग अटकने से डर जाता है। अगले दिन कुमार चुपके से कावेरी से केस वापस लेने को बोलता है पर वो मना कर देती है। उधर उदय काम छोड़ने की बात करने भैरव के घर पहुंचता है जहाँ कुमार और कावेरी भी आते हैं। भैरव कावेरी को देखकर खुश होता है और कुमार को शाबाशी देता है क्योंकि कुमार ही कावेरी को यहाँ लेकर आया था। ये जानकर उदय हैरान रह जाता है। कावेरी कहती है मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैं केस वापस नहीं लूंगी। भैरव समझाता है पर कावेरी अपनी बात पर अड़ी रहती है। तब भैरव मुत्थू
मुथु को इशारा करता है। मुथु दरवाजा बंद कर देता है और कागज निकालकर कावेरी से जबरन साइन कराने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर उदय का खून खौल उठता है। कुमार उसे शांत रहने को बोलता है पर उदय खुद को रोक नहीं पाता। वो मुथु को जोरदार धक्का देकर गिरा देता है और कावेरी का हाथ थाम लेता है। भैरव गुस्से में उदय को हाथ छोड़ने को बोलता है। उदय हाथ छोड़ता है और बिना रुके भैरव के गुंडों को पीटना शुरू कर देता है। रमेश और मणि भी उदय का साथ देते हैं। उदय गुस्से में भैरव को भी बहुत बुरी तरह पीट देता है। मारने के बाद उदय खुद डर जाता है क्योंकि भैरव बहुत ताकतवर इंसान है। कुमार भी घबरा जाता है। वो सब तुरंत वहां से भागकर कावेरी के घर पहुंचते हैं। कावेरी उदय से कहती है कि मुझे नहीं पता था बात इतनी बढ़ जाएगी, तुम कहो तो मैं केस वापस ले लेती हूँ। उदय कहता है तुम कोई केस वापस नहीं लोगी। उधर बुरी तरह पीटने के बाद भैरव गुस्से में पागल हो रहा था। तभी वहाँ इलाके का बड़ा नेता और पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं। भैरव सबके सामने कहता है 30 साल पहले मैं जहाँ काम करता था वहाँ के मालिक ने मुझे मारा था। बदला लेने के लिए मैंने उसका काम तमाम कर दिया। इन 30 सालों में मुझे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया और आज उदय ने मुझे मारा। तब नेता और सीआई उसे समझाते हैं कि अभी शांत रहो क्योंकि सामने बैंक की ओपनिंग है, अगर अभी बवाल हुआ तो बैंक नहीं खुल पाएगा। मुथु उदय को मारने के लिए बेताब था लेकिन भैरव के लिए बैंक की ओपनिंग ज्यादा जरूरी थी, इसलिए वो तय करता है कि पहले बैंक खुलेगा फिर वो उदय को देखेगा। इसी बीच जीमा अपनी ऑफिस में कुमार को बुलाती है। वो कुमार से कहती है कि सोडा बाबू और भैरव दोनों ही अब तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। दोनों तुम लोगों से बेहद गुस्से में हैं, इसलिए तुम लोग मेरे लिए काम करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुमार किसी के लिए काम करने से मना करके जाने लगता है तो जीमा उसे थोड़ा रुकने को बोलती है। इधर उदय इस सारे बवाल से बचने के लिए अपनी माँ को गाँव भेजने के लिए बस स्टैंड जाता है, लेकिन जैसे ही माँ बस चढ़ने लगती है एक ऑटो से आकर कोई धारदार हथियार से उसकी माँ पर हमला कर देता है। उदय तुरंत अपनी माँ के पास पहुंचता है। ऑटो से हमला करने वाला सोडा बाबू का खास आदमी विक्की था जिसे उदय देख लेता है। थोड़ी देर बाद विक्की जीमा को फोन करके बताता है काम हो गया, यानी जीमा ने ही विक्की से यह हमला करवाया था। उदय माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है तो कुमार भी वहां पर भागता हुआ आता है। कुमार उदय को दिलासा देते हुए कहता है ये काम सोडा बाबू नहीं किया है। उदय पूछता है तुझे कैसे पता? कुमार बताता है जीमा ने उसे ये बात बताई है। उदय को भी यकीन हो जाता है क्योंकि उसने विक्की को देखा था। गुस्से में उदय कहता है कि वो सोडा बाबू को जान से मार देगा। बाकी दोस्त भी उसका साथ देते हैं। इसके बाद कुमार जीमा को फोन करके बताता है कि वो सोडा बाबू को मारने जा रहे हैं और रास्ता साफ करने को बोलता है। जीमा कहती है सोडा बाबू आसान शिकार नहीं है, पर कुमार नहीं मानता। उदय कावेरी से कहता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है तो माँ का ध्यान रखना, चाहे कितनी भी देर हो जाए मैं वापस आऊंगा। अब कहानी मूवी के शुरुआत वाले सीन पर आती है। जीमा के गुंडे सोडा बाबू के घर में पहले से ही हथियार छिपा कर रख देते हैं। उदय और उसकी टीम मेले में इकट्ठा होती है, फिर चेहरे पर कपड़ा बांधकर सोडा बाबू के घर में घुसते हैं। वो सोडा बाबू को मार डालते हैं, हथियार वापस जमा करते हैं और मेले में जाकर सब लोगों में शामिल हो जाते हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो एक दुकान पर बैठते हैं। तभी भैरव का एक ट्रक उनकी बाइक को कुचलता हुआ निकल जाता है। किस्मत से वहाँ कोई नहीं था इसलिए सब बच जाते हैं, लेकिन वो भैरव पर बहुत गुस्सा होते हैं। दरअसल ये भी जीमा नहीं करवाया था ताकि दोनों गुट आपस में लड़ते रहें। अगली सुबह भैरव अपने बैंक पहुंचता है तो देखता है कि पूरी बिल्डिंग पर कालिख लगे हुए हाथों के निशान बने हुए हैं। रात में उदय और उसकी टीम ने गुस्से में ये काम किया था। बैंक की इस हालत की वजह से ओपनिंग टल जाती है। नेता भैरव पर भड़कता है क्योंकि उसका भी पैसा इसमें लगा हुआ था। मुथु बोलता है मैंने पहले ही कहा था कि उदय को मार डालो तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। भैरव अपना गुस्सा दबाकर खुद अपने हाथों पर कालिख लगाकर बैंक की ओपनिंग कर देता है। उधर चारों दोस्त एक सुरक्षित जगह पर छिपे हुए थे। जीमा वहां आकर कहती है यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, तुम लोग कन्याकुमारी चले जाओ। जब बात परिवार की आती है तो कुमार बताता है कि उदय की माँ को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है और बाकी दोस्तों का इलाके में कोई परिवार है ही नहीं। जीमा कुमार को बाहर बुलाकर बहुत सारे पैसे देती है और कहती है कि उदय की माँ का ध्यान उसके आदमी रखेंगे। कुमार उसे धन्यवाद बोलता है लेकिन उदय सब छोड़कर भागना नहीं चाहता क्योंकि उसकी माँ यही है। कुमार उसे बहुत समझाता है पर उदय नहीं मानता। तभी जीमा कुमार को फोन करके बोलती है जल्दी भागो वहाँ से, भैरव के आदमियों को तुम्हारा ठिकाना पता चल गया है, वो लोग बहुत सारे गुंडों के साथ तुम्हें मारने आ रहे हैं। ठीक उसी समय मूर्ति भी उदय को फोन करके वहाँ से भागने को बोलता है। उदय को मूर्ति की बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो भैरव का ही आदमी है। मूर्ति कहता है कि अगर मैं उनके साथ होता तो तुम्हें फोन क्यों करता, तुम एक बहुत अच्छे कबड्डी प्लेयर हो इसलिए तुम्हें बचाना चाहता हूँ, और हाँ तुम्हारे ही एक दोस्त को सब पता है और वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। ये सुनकर उदय सन्न रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि कुमार है जो अभी भी फोन पर किसी से बात कर रहा था। उदय गहरे सदमे में कमरे में जाता है। उधर जीमा कुमार से कहती है कि तू बाकी दोस्तों को छोड़ और अकेले भाग निकल। कुमार बाकी दोस्तों को बताने की कोशिश करता है पर जीमा उसे सिर्फ अपनी जान बचाने को बोलती है। कुमार खिड़की से देखता है कि भैरव के गुंडे नीचे आ चुके हैं। वो चाहकर भी दोस्तों को कुछ नहीं बता पाता। उदय कुमार की तरफ देखता और पूछता है या तो कुछ कहना चाहता है। तभी भैरव के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। दरअसल जीमा ने ही भैरव को उनके रुकने की खबर दी थी। चारों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए गुंडों से जबरदस्त लड़ाई लड़ते हुए होटल से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर भी गुंडों की फौज उन्हें घेर लेती है। तभी भैरव अपनी गाड़ी लेकर सामने आता है और कहता है तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, भागो जितना भाग सकते हो। सब अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। रमेश
रमेश और कुमार को गुंडे पकड़ लेते हैं। भैरव वहां आकर अपने आदमियों से कहता है, जी माँ से बात हो गई है, कुमार को छोड़ दो और रमेश को मार डालो। रमेश ये सुनकर दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका अपना दोस्त धोखा दे रहा है। वो कुमार से पूछता है, तो तूने ही हमारी खबर दी थी। कुमार कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। वो खुद ही नहीं समझ पा रहा कि क्या हो रहा है। जब गुंडे रमेश को मारने वाले थे तो कुमार गुंडों से भिड़ जाता है और रमेश को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रमेश हिम्मत हार चुका था। दोस्त के धोखे ने उसे तोड़ दिया था। रमेश कुमार से कहता है, मेरे परिवार का ध्यान रखना, मैं फिर भी तेरे ही साथ हूँ। तभी भैरव दूर से एक भाला फेंक कर रमेश के सीने में मार देता है और अपने गुंडों को उसे काटने का हुक्म देता है। रमेश तड़प तड़प कर मर जाता है। उदय दूर से ये सब देख लेता है और चीखते हुए भागता है, पर मणि और कुमार उसे रोकते हुए खींचते हुए ले जाते हैं। अगले ही पल भैरव के गुंडे मणि को दबोच लेते हैं। भैरव पहले मणि के पैर में चाकू घोंपता है और फिर उसके पेट में चीरा लगा देता है। उदय गुंडों को पीट कर मणि की तरफ भागता है, लेकिन भैरव उदय के सामने ही मणि का गला रेत कर उसे भी खत्म कर देता है। अपने दोनों जिगरी दोस्तों को खोकर उदय पागल सा हो जाता है। वो खूंखार होकर भैरव पर टूट पड़ता है, लेकिन भैरव भारी पड़ता है और उसे दबोच लेता है। जब भैरव उसे मारने ही वाला होता है, तभी उदय को अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेलने की पुरानी यादें आती हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भैरव से भाला छीनता है और उसके शरीर के आर पार कर देता है। इसके बाद वो भैरव के कपड़े फाड़ कर उसका गला काट देता है और उसका काम तमाम कर देता है। भैरव को मारने के बाद उदय मणि की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी कुमार वहां आता है और वो चुपचाप खड़ा होकर देखता रहता है। तभी मुत्थू पीछे से आकर कुमार की गर्दन पर तलवार रख देता है, लेकिन जब मुत्थू भैरव की कटी हुई लाश देखता है तो डर के मारे कांपने लगता है। उदय को अपनी तरफ आता देख मुत्थू चिल्लाता है, मुझे छोड़ दे वरना मैं कुमार को मार दूंगा। उदय शांत आवाज में कहता है, अगर तूने कुमार को नहीं मारा तो मैं तुझे मार दूंगा। उदय की यह बात सुनकर मुत्थू सन रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उदय को कुमार की गद्दारी का पता चल चुका है। मुत्थू कुमार को छोड़कर उदय पर हमला करता है, लेकिन उदय उसे भी मार डालता है। इसके बाद उदय कुमार को पीटते हुए चिल्लाता है, तेरी वजह से आज मैंने अपने 2 दोस्त खो दिए, उन्हें हमारे ठिकाने का कैसे पता चला। कुमार रोते हुए कहता है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उदय उसे ही कसूरवार मानता है क्योंकि उसी ने सबसे पहले भैरव के लिए काम करने का लालच दिया था। उदय उसे मारने ही वाला होता है पर दोस्तों की याद में उसे छोड़ देता है। उदय रोते हुए कहता है, मैं अपने दोस्तों के बिना कैसे जीऊंगा, और अकेला चला जाता है। कुमार उसके पीछे आने लगता है तो उदय गुस्से में कहता है, अगर मेरे पीछे आया तो तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। कुमार वहीं रुक जाता है। उदय के जाने के बाद पुलिस पहुंचती है। कुमार खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। थाने पहुंचकर वो जीमा को फोन करता है और कहता है, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। जीमा पूछती है, क्या सब खत्म हो गया? कुमार बताता है, सब नहीं, सिर्फ भैरव मारा गया। आप उदय को अब कुछ मत करना, मैं आपकी बात मानकर सारा इल्जाम अपने सर ले लिया है और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। भैरव की मौत की खबर सुनकर जीमा हैरान रह जाती है। उसका प्लान तीनों दोस्तों को मरवाने का था, लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ी मछली भैरव ही मारी गई। जीमा कुमार से कहती है, चिंता मत कर, मैं तुझे जेल से बाहर निकालूंगी, अब मुझे तेरी जरूरत है। मैदान साफ होने के बाद जीमा पूरे बॉर्डर इलाके के सूद के धंधे पर कब्जा कर लेती है। कुमार जेल से बाहर आकर जीमा का मुख्य गुंडा बन जाता है और उसके इशारे पर खून खराबा करने से नहीं हिचकिचाता। दूसरी तरफ उदय सब कुछ भूलकर फिर से कबड्डी के खेल में लौट आता है, लेकिन जब भी वो मैदान में हाथ मिलाता उसे अपने मरे हुए दोस्तों के हाथों का स्पर्श याद आता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है। तो कैसे